आज की जो कहानी है ये कोलकाता की है। कोलकाता से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पे एक डिस्ट्रिक्ट लगता है जिसका नाम है हुगली। इस डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलोनी है जिसका नाम है कोलनगर। कोलनगर में एक दाम्पत्य रहता था जिसका एक 8 साल का मासूम बच्चा था और ये दाम्पत्य जीवन लगभग 10 साल से ये बिता रहे थे। काफ़ी खुशहाल परिवार था और परिवार में कुल 3 ही सदस्य थे जो इस खुशहाल घर में रहते थे। माँ का नाम शांता और पिता का नाम पंकज और 8 साल के बच्चे का नाम सुधांशु था। ये तीनों ही मिलजुल कर बहुत ही हंसता खेलता परिवार था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस परिवार में माँ बाप दोनों ही जॉब किया करते थे। इस वजह से सुबह वो घर से काम के लिए समय से निकल जाया करते थे और शाम को फिर से काम से वापस लौटते थे। शांता और पंकज दोनों के ही जॉब की वजह से उनका जो 8 साल का सुधांशु था ये सुबह तो अपने नियम के अनुसार स्कूल चला जाया करता था, लेकिन दोपहर में इसको एक चाबी दे रखी थी इसके मम्मी पापा ने, जो ये घर पे लेके आता था। 8 साल का बच्चा था, समझदार था, घर को खोल के आराम से उसमें रहता था। शाम को वो 2 बजे के आसपास में 2 से 4 बजे के आसपास में ट्यूशन भी जाया करता था और फिर वो पास में ही उसके काफ़ी सारे रिश्तेदार थे, जैसे चाचा थे, तो चाचा के ही लड़के के साथ जो उसी का हम उम्र था उसके साथ खेला भी करता था। आसपास के जितने भी पड़ोसी थे या जो रिश्तेदार रहा करते थे उन्हें पता था कि सुधांशु के मम्मी पापा दोनों काम करते हैं, इस वजह से वो भी उसका ख्याल रखा करते थे। वो खेलने आ रहा है नहीं, ट्यूशन जा रहा है नहीं, इस बारे में उनको जानकारी होती थी। अब एक दिन की बात है, लगभग 4 महीने पहले की बात है। शुक्रवार के दिन जैसे इस परिवार का पूरा एक दिन सेट रहता था कि इस समय इतना काम करना है, सुबह जॉब पे जाना, स्कूल पे जाना, ये सब कुछ बिल्कुल नियम के अनुसार ही हो जाता है। यानी सुधांशु तैयार होता है और स्कूल चला जाता है और इसके माँ बाप यानी शांता और पंकज ये दोनों ही अपने जॉब पे चले जाते हैं। इसके बाद 2 बजे के आसपास जो सुधांशु है वो घर भी वापस आ जाता है। घर पे वापस आने के बाद वो आराम करता था, फिर वो ट्यूशन जाता था। लेकिन घर पे वापस आने के बाद 4 बजे के आसपास वो ट्यूशन वगैरह सब कुछ पढ़ के कंप्लीट करके खेलने भी जाया करता था। पड़ोस में ही उसके चाचा का एक जो लड़का मैंने आपको बताया उसका दोस्त था, उसी के साथ वो ज़्यादा खेला करता था। अब ये फ्राइडे के दिन जब सुधांशु स्कूल गया, शाम तक जब वो घर पे वापस आके घर से बाहर नहीं आया खेलने के लिए अपने पड़ोस में रहते हुए रिश्तेदार के बच्चे के साथ, तब इस बच्चे को एक तलब लगी कि मेरा फ्रेंड आज खेलने के लिए मेरे साथ आया नहीं है, तो चल के देखा जाए कि घर में वो है भी या नहीं है। इस कारण से वो बच्चा घर में चला जाता है। घर का दरवाज़ा खुला हुआ रहता है। जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलता है वैसे ही वो कमरे का मंजर देखकर सहम जाता है। चीखता चिल्लाता रोता हुआ घर से बाहर निकलता है और उसकी चीखें सुन के जो आसपास के सभी तमाम लोग थे वो भी आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सुधांशु के घर के सामने। अब जब तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं तब बाकी सारे भी घर के अंदर जाकर के देखते हैं कि हुआ तो हुआ क्या। घर के अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं उन सभी के पाँव से ज़मीन खिसक जाता है। 8 साल का सुधांशु खून में लथपथ अपने घर के जो मेन कमरा था, उसका हॉल था, वहाँ पे फर्श पे पड़ा होता है। लोग इकट्ठा होते हैं, उसके पास जाते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद वो अब इस दुनिया में था ही नहीं, वो दम तोड़ चुका था। शुरुआती दौर पे देखने में ऐसा लग रहा था कि उसे काफ़ी ज़्यादा मारते वक्त प्रताड़ित किया गया है। उसके गले पे निशान थी, उसके दोनों ही हाथों की कलाइयों की नसें काट दी गई थी, उसके सर पे भी काफ़ी तेज़ जख्म थे और साथ ही साथ पास में एक मूर्ति पड़ी हुई थी जो कि ठोस धातु की बनी थी, गणेश जी की, जिससे उसके सर पे शायद हमला किया गया था। उस पर भी खून के निशान थे। कमरे में खून ही खून पसरा हुआ था। लोग काफ़ी बेचैन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जो रिश्तेदार थे वो भी मौके पे पहुंचते हैं और इन्हीं में से एक सदस्य तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाता है। पुलिस की टीम आनन फानन में मौके पे पहुंचती है, घर का मुआयना करती है। यहाँ सुधांशु की जो बॉडी थी उसको जब्त करती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके माँ बाप को भी तब तक खबर कर दिया गया था। शांता और पंकज भी बेतहासा बेशुद्ध दौड़े भागे घर की ओर आते हैं। जब घर पे आते हैं तो पुलिस छानबीन कर ही रही थी। घर का जब मुआयना किया जाता है तो देखने में ये शुरुआती तौर पे ही महसूस हो रहा था कि जो मौके वारदात है वहाँ का जो मंजर था, यहाँ पे एक मूर्ति पड़ी हुई है। रूम में जो सामान है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त नहीं है। एक टेबल है जिसके कोने पे भी थोड़ा खून लगा है और एक धारदार चाकू जो किचन से लाई गई थी उस पर भी खून के निशान दिख रहे हैं।
शुरुआती तौर पे पुलिस को ये समझ में आ रहा था कि ये जो बहुत भारी एक मूर्ति है उससे हमला किया गया है। इसके साथ जो चाकू पड़ी है उससे उसके नस को काटा गया है और उससे बहुत पीटा भी गया है, मारा भी गया है। इसके बाद सामान देखा जाता है बाकी सारे रूम में जाकर के, ये लूटपाट का तो मामला नहीं था, तो सारे ही सामान बिल्कुल जगह पे मिलते हैं। इवन जो सांता के गहने जेवर थे वो सब कुछ जगह पे ही पाए जाते हैं। तो जो शक था कि लूटपाट की वजह से ऐसा कोई वारदात को अंजाम दिया गया, वैसा नहीं था। अब माँ बाप से पूछा जाता है कि आपको किसी पे शक है, कोई दुश्मनी हो किसी से, तो दुश्मनी वगैरह तो वो बिल्कुल मना करते हैं कि हमारी किसी से भी नहीं है। लेकिन वो ज़रूर एक बात बताते हैं पुलिस को कि एक बच्चे से, सुधांशु का, 2 दिन पहले थोड़ा बहस हुआ था स्कूल में, और वो स्कूल में इसके साथ ही पढ़ता था, तो ज़रूर उसकी एक कंप्लेन हमने स्कूल में भी दी थी। ये 2 दिन पहले की बात है। अब पुलिस की एक टीम उस बच्चे के पास भी जाती है, उस बच्चे के घर वालों से भी बातचीत करती है, उस बच्चे से भी बातचीत जब करती है तो ये जो झगड़ा था ये कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था। आपस में जो बच्चों में बाताबाती हो जाती है, एक छोटा सा आम झगड़ा था और इसको सुलझा भी दिया गया था 2 दिन पहले ही स्कूल में ही। बाकी और भी थोड़ा डिटेल चेक किया जाता है इस फैमिली के बारे में, उस बच्चे के बारे में। तो जिस दिन सुधांशु की हत्या हुई थी उस दिन उस लड़के का लोकेशन, उस बच्चे का लोकेशन उस शहर का था भी नहीं। अब ये जो शक था ये भी ख़त्म हो गया था पुलिस का। अब थोड़ा और छानबीन पुलिस वाले करते हैं, आस पड़ोस में पता लगाया जाता है, उनके बयान दर्ज किए जाते हैं, उनके नंबर्स निकाले जाते हैं और सभी के नंबर को भी चेक किया जाता है। लेकिन फिर भी कोई भी एक क्लू पुलिस वालों को नहीं मिल रहा था। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो जो शक था वही था कि बहुत ज़्यादा उसकी जो हत्या है वो भयानक तरीके से की गई है। मतलब उसको प्रताड़ित किया गया है, उसको मारा पीटा गया है और पूरी तरह से जब तक उसकी सांसें नहीं उखड़ गई तब तक कोशिश की गई है उसको हर एक तरह से मौत के घाट उतारने की। अब ये बात आला अधिकारियों तक भी पहुंचती है। कमिश्नर को पता लगता है, कमिश्नर एक टीम हायर करते हैं और जिसमें कि डॉग स्क्वाड्स को और काफ़ी सारे एक्सपर्ट टीम को बुलाया जाता है। मौकाए वारदात की सारी ही एक छोटी से छोटी बारीकियों की छानबीन की जाती है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और इधर जांच पड़ताल चल ही रहा था। कुछ दिन बीते ही थे, वैसे ही इस गांव के प्रधान का एक दिन पुलिस के पास कॉल आता है। गांव के प्रधान बोलते हैं कि मेरे घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अगर आपको इससे कोई भी क्लू मिल जाए तो आप ज़रूर इस कैमरे की जो फुटेज है उसे भी चेक करने की कोशिश करिए। पुलिस वाले बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, आप सीडीआर जो है आपके कैमरे की उस दिन की वो निकाल के हमें सौंप दीजिए। गांव का प्रधान बहुत ही अच्छा आदमी था, वो ऐसा ही करता है, सीडीआर पुलिस को सौंप देता है। जब पुलिस को सीडीआर मिलता है वो फुटेज देखना शुरू करती हैं। ये वारदात लगभग 2 से 4 बजे के आसपास का पुलिस एक अंदाज़ा लगा रही थी कि हुआ होगा, क्योंकि उसी दौरान वो ट्यूशन भी जाता था और फिर वो खेलने भी अपने दोस्त के साथ जाता था। तो जब 2 से 4 बजे का फुटेज चेक किया जाता है कि सुधांशु के घर की तरफ कौन कौन जा रहा था, तो इसमें कुछ खास पता नहीं लग पाता है कि कोई उसके घर की तरफ जा भी रहा है। अब पुलिस जो सीसीटीवी डिटेल्स थी इसके फुटेज को थोड़ा और रिवाइंड करके देखती है और लगभग 1 बजे से देखना अब शुरू करती है कि कोई छोटा सा क्लू मिल जाए। अब इस फुटेज में एक महिला दिखाई देती है जो कि मास्क लगाई हुई होती है और अमूमन अभी कोरोना का समय भी नहीं है, कोरोना काल में मास्क जब लोग लगाते थे तो काफ़ी आम बात लगती थी, लेकिन अब जब कोई मास्क लगाता है तो हर कोई उस तरफ देखता है कि व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मास्क लगा के इस तरह से क्यों घूम रहा है। और एक तरह से जो उस औरत की चाल भी थी वो भी थोड़ी संदेहास्पद लग रही थी। अब पुलिस का जो एक शक था उसकी सुई जाकर के अटक जाती है इस महिला पे। उस फुटेज की जो स्क्रीनशॉट होती है उसे लिया जाता है, उस फुटेज को निकाल करके अब इधर पंकज को सबसे पहले बुला करके दिखाया जाता है। उसकी जो वाइफ थी उसे भी, शांता को भी बुला करके ये रिकॉर्डिंग दिखाई जाती है और पूछा जाता है कि क्या इनमें से इस महिला को कोई जानता है। मौके पे प्रधान भी मौजूद थे जब ये वीडियो सीसीटीवी का फुटेज खंगाल रही थी पुलिस, और प्रधान से भी जितनी जो फुटेज में लोग दिखाई दे रहे थे उनके बारे में पहले ही पूछताछ कर ली गई थी। प्रधान हर एक व्यक्ति को जानता था अमूमन, लेकिन वो सबको डिनाई ही कर रहे थे। और ये जो महिला पे जिसके शक की सुई जाकर के पुलिस की अटक गई, इस महिला को प्रधान पहचान नहीं पाते हैं।
तब इसके बाद पंकज और शांता से भी पूछताछ की जाती है कि क्या आप इस सीसीटीवी में जो फुटेज दिखाई दे रहा है इस महिला को पहचानते हैं। इधर पुलिस को एक और बात अजीब लग रही थी कि जो घर था शांता का और पंकज का, यहाँ पे उनका एक पालतू कुत्ता भी था, लेकिन जिस दिन घटना हुआ, जिस दिन हत्या की गई थी शिदांशु की, उस दिन इस कुत्ते की आवाज़ भी नहीं आई। जनरली जब आप कोई पालतू कुत्ता घर में पाल के रखते हो तो वो किसी न किसी अनजान व्यक्ति को देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, भौंकने लगता है और अजीब सा आपको साउंड भी आने लगता है कि ये पैनिक हो गया है। लेकिन उस दिन वो काफ़ी खामोश था, चुप था। आसपास के लोगों को इस वजह से पता भी नहीं लगा कि इस घर में कुछ अनहोनी हो रही है। पुलिस को ये मसला भी बहुत अजीब लगा और यहाँ पे भी पुलिस का शक और गहरा जाता है। जब ये फुटेज दिखाई जाती है शांता को तो शांता डिनाई करती है, वो बोलती है मुझे नहीं पता है कि ये महिला कौन है। पंकज को दिखाया जाता है तब पंकज बहुत ही बारीकियों से देख के, ध्यान से देख करके और फिर एक बात कहता है कि ये जो औरत है ये मेरी जो पत्नी है उसकी दोस्त है और इसका नाम इफ़त परवीन है। जब पंकज इस महिला को पहचान लेता है इफ़त परवीन को, तब इफ़त परवीन के बारे में थोड़ी जांच पड़ताल की जाती है कि ये कहाँ की रहने वाली है। तो पता लगता है कि शांता के घर से लगभग 17 किलोमीटर दूरी पे वाटगंज नाम का एक जगह है जहाँ पे ये रहा करती है महिला, और ये काफ़ी अच्छी सहेली है पंकज के पत्नी की। पंकज के पत्नी से भी जब सवाल पूछा जाता है कि आपने नहीं पहचाना, आपकी इतनी अच्छी दोस्त है, आपके पति ने पहचान लिया, तो वो इस बात को डिनाई करने लगती है। इधर इफ़त परवीन के कॉल के डिटेल्स को निकाला जाता है कि क्या ये उस दिन आई थी, क्या इसका कोई संपर्क हुआ था पंकज की पत्नी शांता से। तब कॉल डिटेल के CDR में ये पता लगता है कि जो इफ़त परवीन थी ये बहुत घंटों घंटे बात किया करती थी शांता से। कई बार 1-1 बजे रात तक की भी कॉल डिटेल शो हो रही थी। इसके बाद पुलिस का शक और गहराता है और पुलिस थोड़ा मैसेज भी जाकर के रीड करती है इफ़त परवीन के। जब मैसेज देखती है तो ये मैसेज अपने आप में बहुत ही अजीब था। जैसे कोई कपल के दौरान मैसेज किए जाते हैं, कपल के बीच में जो बातें होती हैं, ऐसी बातचीत उनके बीच में हुआ करती थी और इससे उनका जो रिश्ता था वो समझ में आ रहा था कि ये रिश्ता जो है केवल दोस्ती तक तो सीमित नहीं है। इसके बाद इफ़त परवीन को एक दिन पुलिस उठा लेती है। शांता के फ़ोन का लोकेशन उस दिन का ट्रैक किया जाता है जिस दिन ये हत्या को अंजाम दिया गया था। उस दिन का जो उसके कॉल की डिटेल्स थी और बाकी उसकी जो लोकेशन थी वो लास्ट लोकेशन उसके वाटगंज की 1 बजे की बताई जा रही थी और 1 बजे से उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। अब ये काफ़ी अजीब बात है कि कोई महिला अपने घर से निकलेगी, इतनी दूर जाएगी और वो अपना फ़ोन लेकर के नहीं जाएगी, स्विच ऑफ करके जाएगी और फिर बाद में जो स्विच ऑन हुआ था वो रात को करीब 8 बजे के आसपास इफ़त परवीन का फ़ोन स्विच ऑन बता रहा था। अब यहाँ से शक और गहरा जाता है। इफ़त परवीन को एक दिन पुलिस उठाती है और थाने लेकर के आती है। जैसे ही उसे लेकर के आती है इफ़त परवीन कुछ ऐसी बातें बताती, कुछ ऐसी सच्चाई बता देती है पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान कि अब शांता को भी पुलिस उठा करके पुलिस स्टेशन ले आती है। यहाँ पे दोनों को आमने सामने बिठाया जाता है और अब पूछा जाता है कि तुमने अपने बच्चे की हत्या क्यों कर दी, क्योंकि इफ़त परवीन का कहना था कि शांता ने ही अपने बच्चे को मार डाला। CCTV में जो टाइमिंग नोट की गई थी इफ़त परवीन का वो 2 बजे के आसपास था और 4:15 बजे के आसपास जाने का था, यानी 2 बजे के आसपास वो आई थी और 4:15 बजे के आसपास वो निकल रही थी इस कॉलोनी से। तो लगभग 2.25 घंटे वो यहाँ पे रुकी थी और उसी दौरान जो ये छोटा सा मासूम 8 साल का बच्चा है इसकी हत्या की गई थी। अब जब दोनों से पूछताछ की जाती है, क्योंकि पुलिस के पास पूरी पुख्ता सबूत थी, उनके मैसेजेस थे, उनके कॉल डिटेल थे, तो अब जब पूछा जाता है, क्योंकि देखिए समलैंगिक रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी कॉमन बात है आज के ज़माने में, पुलिस वाले ये समझ रहे थे, लेकिन हत्या क्यों की गई, लेकिन पुलिस वालों के लिए ये समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि एक छोटे से बच्चे का इसमें क्या रोल है, किस लिए उसकी हत्या हो गई, इस रिलेशन से उसके होने से या ना होने से किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा था। तब अब उसकी माँ बोलना शुरू करती है, उसकी माँ सच्चाई सामने रखती है पुलिस वालों के। शुक्रवार के दिन ये घटना को अंजाम दिया गया था और इसी के 2 दिन पहले
मिलने इफ़त परवीन उसकी सुधांशु की माँ से आई थी और घर पे काफ़ी लंबे टाइम तक वो दोनों साथ में ही थे। और इधर जो पंकज था वो अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था। ये दोनों ही साथ में कुछ ऐसी अवस्था में थे जो कोई भी अगर देखे तो आपत्तिजनक ही उसे लगेगा। सुधांशु के स्कूल से वापस आने का टाइम हो गया था और दोनों ही जो थे इनको भनक भी नहीं लगी कि अब सुधांशु के घर वापस आने का टाइम हो गया है। इधर जो शांता थी और जो इफ़त परवीन थी वो ऐसी कंडीशन में थी जिसे एक बच्चा देख ले तो उसके दिमाग पे भी काफ़ी बुरा असर पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा ही। वो घर आता है, दरवाज़ा खोलता है और सामने उसकी माँ और जिसे वो मौसी बोलता था इफ़त परवीन, वो दोनों ही कुछ ऐसी हालत में थी जो सुधांशु देख लेता है। अब बच्चा इस सारे मंजर को देख चुका था और इधर जो शांता थी उसके दिमाग में भी ये बात घर कर चुकी थी कि ये किसी को बता ना दे, उसके पति को ही ना बता दे, किसी और को ना बता दे। वैसे तो पति को, पंकज को शक पहले से था ही, लेकिन फिर भी बात मोहल्ले में ना फैल जाए इस डर से उसने एक प्लान बनाया कि क्यों ना सुधांशु को ही खामोश कर दिया जाए। दिन चुना गया शुक्रवार का। शुक्रवार को इफ़त परवीन तय समय पे आती है, इधर शांता भी अपने घर पे आती है और दोनों ही मिलकर बच्चे को बहुत बुरी तरह से जख्मी करते हैं और उसके बाद उसको मार डालते हैं। वो दोनों ही इस बात की पुष्टि कर लेना चाहते थे कि ये दम तोड़ चुका है या नहीं, इस वजह से उसको तरह तरह से मारने के लिए कोशिश करते हैं, उसके नसों को काट देते हैं ताकि खून ज़्यादा निकले और उसकी मौत हो जाए। तो इस तरह से उसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से मार दिया जाता है। और जब ये कहानी सामने आती है तो हर कोई सहम जाता है कि एक माँ जो अपने कोख से बच्चे को जन्म देती है वो कैसे इस तरह के काम को कर सकती है। इधर जब सच्चाई सामने आती है सबूतों के साथ, जब सामने सबके सब कुछ सच्चाई आ जाती है, दोनों ही महिलाओं को हिरासत में लिया जाता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस कहानी को सुनकर हर कोई सहम गया था कि कोई भी रिश्ता आज के डेट में ऐसा नहीं है जिस पे दाग नहीं लगी हो। एक माँ अपनी एक ऐसी लत की वजह से अपने ही बच्चे का कत्ल कर देगी, ऐसा तो बिल्कुल कलयुग में ही हो सकता है। आज की कहानी यहीं तक थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप सभी की भावनाओं को बिल्कुल भी ठेस पहुंचाना नहीं था। अगली मुलाकात नई कहानी के साथ होगी, तब तक अपना रखिएगा पूरा ध्यान। स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहें। धन्यवाद।